हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचिंग एग्ज़ाम में एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सबके ले आई हूँ सीडीपी का पेडागोजी, जो कि 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। वो अगर आप हमारे वीडियो अगर आप देख लेंगे तो ये मान लीजिए कि जो 10 क्वेश्चन का है 30 क्वेश्चन आपका कंटेंट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, चलिए इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित किया गया है? प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है। इसका हमारा ऑप्शन पहले अगर हम आंसर पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हमको क्या होना चाहिए, हमको सारे सारे जो चार के चार ऑप्शन दिए हैं उसको सभी को पढ़ना चाहिए कि पता चले कौन सा इसमें सही है। दोस्तों, ये सीटेट का एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जो कि ये आपके समझ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप समझ लेंगे तो आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप समझते नहीं हैं कि मान लीजिए आप रट्टा मार रहे हैं, रट्टू तोता हो रहे हैं, तो ये आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा। इसका हमारा पहला ऑप्शन है, विकास अधिगम में स्वाधीन है। विकास जो अधिगम में स्वाधीन है, इसका क्या हुआ? विकास अधिगम में स्वाधीन है। ये रुक जाइए थोड़ा रुक जाइए, चल क्यों नहीं रहा बच्चा? दूसरा का हमारा है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। जो प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। और विकास अधिगम का समानार्थक है। विकास एक अधिगम एवं विकास समानांतर है। इसका हमारा सही है आंसर बी, जो है विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। जो विकास जो है प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। इसका हमारा राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है। क्या है? एक प्रमुख आलोचना कौन सी है? एक प्रमुख आलोचना हमारी कौन सी है? ये हमारा कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। और बी हमारा, कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। और ये जो हमारा क्वेश्चन है निगेटिव, इसको आप देख के तभी क्वेश्चन पढ़िएगा। निगेटिव है तो निगेटिव ही उत्तर देना है आपको। और कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो गया? इसका हमारा राइट आंसर हो गया सी, जो है कि कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया था। इन्होंने सिर्फ इन्होंने पुरुषों पे ही अपना सिद्धांत जो है वो किए थे, सिद्धांत दिए थे। जो इन्होंने सिद्धांत दिए थे पुरुषों पर ही दिए थे, महिलाओं पे तो बाद में इन्होंने दिया था। इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या बात करते हैं कि एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा की अध्यापिका क्या करेंगी? एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा की अध्यापिका क्या करेंगी? इसका हमारा ऑप्शन है, अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के मुकाबला करते हुए प्रोत्साहित करना। ये अंक जो है ये हमारा निगेटिव मार्क्स है। क्या है? निगेटिव मार्क्स है। ये जो बच्चों को हमें अंकों से मुकाबला किसी वर्ष में मुकाबला नहीं करना चाहिए। वह अपने विद्यार्थी से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना, अतः बच्चों को वैसा करने के लिए निर्देश देना। देखो, निर्देश तो हमारा निगेटिव है। बच्चों को निर्देश शिक्षक कभी नहीं दे सकता। सी वाला है, इस प्रकार की पद्धति को नियोजित करना जिससे शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। इसका हमारा राइट आंसर यही है सी है, जो बच्चे हैं स्वयं अपना अधिगम को पहल करने में मतलब कोई भी अगर बच्चों को आप बोल देंगे कि हाँ हम आपको अपने अकॉर्डिंग मतलब कॉग्निटिव से कुछ उत्तर दो, तो अपने हिसाब से वो उत्तर देगा, वही हमारा क्या होगा? वही हमारा राइट आंसर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा।
मुख्य तत्वों की व्याख्या करने के लिए व्याख्या पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थी का उनकी सहजता के लिए आकलन करना। आकलन तो बच्चों के साथ नहीं करना है, न तो मूल्यांकन करना है, न तो अंकों का मुकाबला करना है इसमें। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह क्या हो सकता है? संगीतमय हो सकता है। और जो गाना गाता है संगीतमय होता है। आध्यात्मिका जो आध्यात्मिकता करता है। भाषा विषय जैसे जो कवि होते हैं, इसमें भाषा में बहुत अच्छी पकड़ होती है, जो भाषा विषयक होती है। जैसे कवि हो गए, लेखक हो गए और ये वकील भी हो गए। अंतर्वैयक्तिक इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी डी। एफ इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य एक प्रमुख विभिन्नता है। मतलब इसमें कौन से भिन्न है वाइगोत्स्की और पियाजे में? व्यवहारवादी की उनकी आलोचना और बच्चों को एक पालन पोषण का प्रवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाषा चिंतन के बारे में उनकी दृष्टिकोण। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। जो कि भाषा दिए थे, भाषा हमारे कौन दिए थे? भाषा पे की दिए थे वाइगोत्स्की और चिंतन पर दिए थे पियाजे। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था जो है एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्होंने जीन पियाजे ने दिया था। वाइगोत्स्की भाषा और संस्कृति पर दिए थे वाइगोत्स्की ने। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़के एवं लड़कियों की योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके अनुवांशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? लड़कियों को सेवा भार के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। ये तो हमारा पहला ही जो कि गलत है। पहला कि क्योंकि इनमें लड़के और लड़के रूढ़िबद्धता स्थापित करता है कि क्या इसमें लड़कों को क्या इसमें लड़के रो नहीं सकते? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि लड़के रोते नहीं, लड़के रोते हैं, फिर भी इनको तुलना की जाती है लड़कियों से। इसका मतलब है कि ये रूढ़िबद्धता स्थापित कर रहा है। और दूसरा पढ़ते हैं। यौवनारंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचि पूर्णता होती है। ऐसी ये भी तो हमारी रूढ़िबद्धता एक तरफ से ही स्थापित कर रही है। तीसरा देखते हैं। सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। ये हमारा है राइट आंसर जो है सी इज द राइट आंसर। और लड़के सेवा भार नहीं हो सकते क्योंकि वे जन्म से प्रकार के होते हैं। ये तो गलत है, ऐसा हो नहीं सकता, लड़के सेवा भार नहीं होते। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हो। इस संदर्भ में वह क्या करेगी? जैसे आंतरिक रूप से पढ़ने के लिए कोई बच्चा आंतरिक रूप से प्रेरित होने के लिए अध्यापिका का क्या महत्व योगदान रहेगा? सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लेखित करना नहीं, ये तो एक समान नहीं। जैसे कोई दृष्टिबाधित बच्चे है उसके लिए एक ही प्रकार का देंगे तो वो गलत है। उसके लिए कोई दूसरा संसाधन का प्रयोग करना चाहिए दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। अंतिम परिणाम पर ध्यान देने की वजह व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना, ये बात सही। अंतिम परिणाम पर ध्यान देने की वजह व्यक्तिगत रूप से बच्चों के अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान देना। प्रस्तुत रूप से पुरस्कार प्रस्तुत करना। पुरस्कार तो हमारा निगेटिव वर्ड है। पुरस्कार जो है निगेटिव वर्ड है। पुरस्कार से आपको प्रोत्साहित नहीं करना है। ये तो हमारा आंतरिक नहीं, ये तो हमारा बाह्य रूप से प्रेरित होता है कि हमें अगर हम ये मान लीजिए खेल में कंपटीशन है, तो खेल अगर कर रहा है उसको ये लगेगा कि हम ज़्यादा खेलेंगे तो मुझे पुरस्कार मिलेगा, तो ये हमारा बाहरी अभिप्रेरणा हो जाएगी। आंतरिक प्रेरणा जो अंदर से आपकी जागृत होती है, जिससे अंदर से आपका आत्मा कहता है कि हम एक काम करेंगे।
इस प्रकार के अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहित करती नहीं। अभिसारी चिंतन नहीं, यहाँ पे अभिसारी चिंतन वो होता है जो एक समस्या का एक ही समाधान करता है, उसे अभिसारी चिंतन कहते हैं। अपसारी चिंतन वह होता है जो एक समस्या को ज़्यादा से ज़्यादा समाधान की खोज करता है, वो होता है हमारा अपसारी चिंतन। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका इज द राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है, ये गलत हो गया, IES लिखा गया, इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलता को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। देखो, अगर बच्चा कक्षा में अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है, अगर वो फेल हो गया, तो मान लीजिए कि पूरा जो हमारा है पूरा स्कूल फेल हो गया, तो स्कूल फेल हो गया। इसलिए बच्चों को फेल होना बच्चे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये हमारा मतलब अध्यापक के ऊपर डिपेंड करता है कि अध्यापक की वजह से बच्चा फेल हो गया, मतलब सारी कंटेंट फेल हो जाता है। ये हमारा आकलन वस्तुनिष्ठ पाठ्यक्रम शिक्षा पद्धति आकलन पद्धति पर विचार करने की आवश्यकता है और कुछ बच्चों की अनुत्तीर्ण होना ही चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक ऐसी बात नहीं है कि एक बच्चा कितना भी प्रयास कर लो आप वो अनुत्तीर्ण ही रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चे कुछ निश्चित क्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते नहीं, बच्चे जो है निश्चित क्षमताओं और कमियों के साथ पैदा नहीं होते। बच्चे अपने मातृभाषा को लेकर विद्यालय में जाते हैं, वो अपने सामाजिक परिवेश को लेकर पैदा होते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, पाठ्यक्रम शिक्षा पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं, इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सर्वाधिक? देखो, गलतियां जो बच्चे करते हैं इसको सीबीएसई ने बहुत ही महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि गलती से ही बच्चे कुछ सीखते हैं। इसको सीबीएसई ने क्या माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण, बच्चों की गलतियां बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। तो इसका बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है, ऐसी बात नहीं है। बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं, वह अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। और बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नति नहीं करना चाहिए था, और ये भी गलत है। बच्चों ने अभी एक संकलनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन की आवश्यकता है, सही बात है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बच्चे ने अभी एक संकलनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदु को रेखांकित करती है। जो एक हमारी विद्यार्थी और मुख्य बिंदु को क्या करती है? एक मुख्य बिंदु को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह क्या कहलाती है? विचारों को संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है, अनुच्छेद पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। देखो, पूर्वाभ्यास तो हमें रटना नहीं है, न पूर्वाभ्यास करना है। परीक्षण अभिसरण सुनिश्चित कर रही है, परीक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है नहीं, केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विचारों का संगठन द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस प्रकार से एक अध्यापक बच्चों को बेहतर समस्या समाधान बनने में सहायता कर सकती है? तो इसका हमारा क्या होगा? बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। फिर हो जाएगा, बच्चों को पाठ्य पुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना ही, नकल मारने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना है कि आप कॉपी लेकर नकल मारें, ये हमारा निगेटिव वर्ड हो जाएगा। विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध करना नहीं। अगर आप विद्यार्थी के सामने सभी समस्याओं का समाधान उपलब्ध कर देंगे तो अपना जो है माइंड सेट कैसे वो विकास करेगा?
ये भी हमारा गलत है। समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार दें। पुरस्कार तो हम बोले थे, पुरस्कार देखते ही आप वो क्वेश्चन आप क्या करेंगे, वो क्वेश्चन आपको क्या करना है, नेगेटिव वर्ड मान लेना है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए बच्चों, अगर हमारे वीडियो आप सबको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना न जाइए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हमारा स्टार्ट करते हैं, समाप्त करते हैं। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अब तब तक के लिए जय हिंद।